हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय श्री पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहोगे। आज हम बात करेंगे मर्दा के ए टू जेड बनने वाले क्वेश्चंस जो जेड आईसीआर बीएचयू और सुपरवाइजर के महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मर्दा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोयल। तो सोयल शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? तो सोयल शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? लैटिन भाषा के सोलम शब्द से, जिसका अर्थ हर्ष है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोयल शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से या कौन से शब्द से हुई? तो इसका आंसर होगा कि सोयल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई, जिसका अर्थ हर्ष है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आधुनिक मर्दा विज्ञान के जनक या पितामह तो आधुनिक मर्दा विज्ञान के जनक वीवी डोकुचेव। एग्जाम में आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से मिल सकता है, लेकिन मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। वो करेक्ट आंसर आपको इसमें ऑप्शन में आएगा, उस पर ही आपको टिक करना है। तीसरा क्वेश्चन है, पेडोलॉजी के जनक। सबसे पहले तो हम बात करते हैं पेडोलॉजी क्या होती है। पेडोलॉजी मर्दा का निर्माण, वितरण आदि का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी के जनक कौन है? जो आधुनिक मर्दा विज्ञान के जनक है, वीवी डोकुचेव। चौथा कि मर्दा जांच के पितामह कौन है? मर्दा जांच के पितामह तो मर्दा जांच के पितामह है एमएल ट्रम्प। क्वेश्चन नंबर 5, मर्दा रासायनिकी के पितामह कौन है? मर्दा रासायनिकी के पितामह तो मर्दा रासायनिक के पितामह कौन है? जेवी लेवेक। कौन है? जेवी लेविक। सोयल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई, जिसका अर्थ हर्ष है। आधुनिक मर्दा विज्ञान के जनक कौन है? वीवी डोकुचेव। पेडोलॉजी के जनक वीवी डोकुचेव। पेडोलॉजी क्या होती है कि मर्दा निर्माण, मर्दा वितरण का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। मर्दा जांच के पितामह कौन है? तो मर्दा जांच के पितामह एमएल ट्रम्प है। अगला क्वेश्चन,
मर्दा रसायनी के पितामह, तो मर्दा रसायनी के पितामह जैविक लेबी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, IISS कहां पर स्थित है? पूरा नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस। तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। IISS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां पर है? भोपाल मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7, मृदा का सोलियराइजेशन क्यों करते हैं? तो मृदा का सोलियराइजेशन कीट व रोगों की रोकथाम के लिए करते हैं। कीट व रोगों की रोकथाम के लिए। अगला क्वेश्चन इसी में से है कि मृदा का सोलियराइजेशन कब करते हैं? तो मृदा का सोलियराइजेशन अप्रैल मई माह में करते हैं जब तेज धूप पड़ती है। अप्रैल मई माह में। अगर आपको ऋतु दी थी कि बसंत मृदा का सोलियराइजेशन किस ऋतु में करते हैं, तो वहां पर आपको ऑप्शन दे दिया शरद ऋतु, बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु और उपयुक्त से भी चौथा ऑप्शन उपयुक्त से भी दे दिया। तो उसका आंसर क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल और मई माह आते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी में से है कि मृदा का सोलियराइजेशन करने से मृदा का कितना तापमान बढ़ता है? अगर हम मृदा का सोलियराइजेशन करते हैं तो मृदा का कितना तापमान बढ़ेगा जिससे कि कीट व रोग नष्ट हो जाएंगे? तो मृदा का सोलियराइजेशन करने से लगभग 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। अब आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूं कि मृदा सोलियराइजेशन क्या होता है। कि मृदा सोलियराइजेशन में अप्रैल और मई माह में जब खेत खाली पड़ा रहता है तो उसमें हम पन्नी बिछा देते हैं। प्लास्टिक की पन्नी बिछाने से पन्नी लगभग 5 से 6 सप्ताह तक रहते हैं, जिससे मृदा का तापमान लगभग सामान्य से 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है, जिससे भूमि में कीट व रोग पैदा करने वाले कोई भी जीव हो वह नष्ट हो जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? मृदा सोलियराइजेशन कहते हैं। नो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है
आज ही क्लास में आपके लगभग 3-4 चैप्टर 12वीं या 11वीं किताब से पूरे हो जाएंगे। एक तो 11वीं में भी है मर्दा का चैप्टर, और 12वीं एग्रीकल्चर में पहला चैप्टर जो सस्य विज्ञान, उसमें भी कुछ इसका भाग दिया, वो भी आपका पूरा हो जाएगा। और 12वीं केमिस्ट्री में एक मर्दा कोलाइड का चैप्टर है, वो भी आपका इसमें ही पूरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि मर्दा निर्माण करने के सक्रिय कारक कौन कौन से हैं। मर्दा निर्माण के सक्रिय कारक, तो मर्दा निर्माण के सक्रिय कारक 2 हैं। आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया कि मर्दा निर्माण का निम्न में से मर्दा निर्माण का सक्रिय कारक है, 3 आपको ऑप्शन सक्रिय अक्रिय कारक में से दे देगा और एक ऑप्शन इसमें से दे देगा। तो उसमें से जो भी आपको 2 में से जो भी दिया है वो ही क्या है, सक्रिय कारक है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो उसका आंसर है कि मर्दा निर्माण के सक्रिय कारक कौन कौन से हैं। तो जलवायु और जैव मंडल जो है मर्दा निर्माण के सक्रिय कारक है। जलवायु और जैव मंडल मर्दा निर्माण के सक्रिय कारक है। अगला बात करें, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 11 कि मर्दा निर्माण के अक्रिय कारक कौन कौन से हैं। तो मर्दा निर्माण के अक्रिय कारक कौन कौन से हैं। पेतरक पदार्थ, स्थलाकृति और समय या मर्दा की आयु, ये मर्दा निर्माण के अक्रिय कारक हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि मर्दा एवं फसल संबंध का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं। मर्दा एवं फसल संबंध का अध्ययन या उच्च वर्गीय पादपों का अध्ययन, उच्च वर्गीय पादपों में संबंध का अध्ययन। कुछ भी आ सकता है कि मर्दा एवं उच्च वर्गीय पादपों के संबंध का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा, इडेफोलॉजी। पेडोलॉजी, इडेफोलॉजी, एक पेट्रोलॉजी हो रहेगा। इन तीनों का ग्रीक भाषा से उत्पत्ति हुई है। तो मर्दा एवं उच्च वर्गीय पादपों में संबंध का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं। तो उसका आंसर होगा इडेफोलॉजी। अगला एक क्वेश्चन है कि चट्टानों का अपक्षय एवं खनिजों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं। तो चट्टानों का अपक्षय एवं खनिजों का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा में करते हैं। तो उसका आंसर होगा पेट्रोलॉजी, जो आपको अभी मैंने आपको बताया। खनिजों एवं चट्टानों का अपक्षय का अध्ययन किस में कहते हैं, पेट्रोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि मर्दा के अवयव कौन कौन से हैं।
मृदा में मृदा का संगठन किन किन अवयवों से मिलकर होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि मृदा के 4 अवयव हैं। कौन कौन से? खनिज पदार्थ और सॉरी, एक तो है ठोस पदार्थ और दूसरा दो दो ही है, ठोस पदार्थ और रंध्रावकाश। ठोस पदार्थ के 2 भाग है, खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ, और रंध्रावकाश के 2 भाग है, मृदा जल और मृदा वायु। मृदा के अवयव, तो मृदा के अवयव कौन कौन से हैं? पहला खनिज पदार्थ, दूसरा कार्बनिक पदार्थ, तीसरा मृदा जल और चौथा मृदा वायु। अब हम बात कर लेते हैं कि कितना कितना प्रतिशत ये मृदा में पाए जाते हैं। तो खनिज पदार्थ ठोस पदार्थ का लगभग 95% होता है। तो ठोस पदार्थ का, ना कि पूरे का। तो ठोस पदार्थ का 95%, ठोस पदार्थ का 95% भाग क्या होता है? खनिज पदार्थ, और 5% भाग क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ। और बात करें मृदा अवयव में तो लगभग 45% खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और 5% जो है कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और मृदा जल की बात करें तो 25% और मृदा वायु भी 25% मृदा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बालू मृदा में पाए जाने वाले खनिज कौन से हैं? तो बालू मृदा में पाए जाने वाले खनिज कौन से हैं? एक तो है क्वार्ट्ज, दूसरा है फेल्ड्सपार और तीसरा है माइका। ये 3 खनिज बालू मृदा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कि सिलिकेट क्ले मिनरल के कितने प्रकार होते हैं? सिलिकेट क्ले के प्रकार। तो सिलिकेट क्ले के 3 प्रकार होते हैं। 12वीं केमिस्ट्री में दिया है कि सिलिकेट क्ले के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? केओलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट और इलाइट, या वर्मिकुलाइट भी हम इलाइट को ही कह सकते हैं। कौन कौन से? केओलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट और तीसरा है इलाइट या वर्मिकुलाइट। सिलिकेट क्ले मिनरल के कितने प्रकार हैं? तो सिलिकेट क्ले मिनरल के 3 प्रकार हैं, केओलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट और इलाइट या वर्मिकुलाइट। अगला क्वेश्चन है कि क्ले में पाए जाने वाले खनिज। तो क्ले में पाए जाने वाले खनिज हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और गेवसाइट, और चौथा है सिलिकेट क्ले, सिलिकेट क्ले मिनरल। सिलिकेट क्ले के मिनरल के 3 प्रकार हैं जो क्ले में
पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? केओलिनाइट, मोंटगोनियोनाइट और इलाइट। बात करें एक बार फिर से कि मृदा निर्माण के सक्रिय कारक कौन कौन से हैं, तो मृदा निर्माण के सक्रिय कारक जलवायु और जीवामंडल। और मृदा निर्माण के अक्रिय कारक कौन से हैं, तो मृदा निर्माण के अक्रिय कारक पेयजक पदार्थ, स्थलाकृति, समय या मृदा की आयु। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मृदा एवं उच्च वर्गीय पादपों के बीच संबंध का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, तो वह है इडेफोलॉजी। खनिज एवं चट्टानों का अवक्षय का अध्ययन विज्ञान की शाखा में करते हैं, तो वह है पेट्रोलॉजी। मृदा के अगला क्वेश्चन है कि मृदा के अवयव कौन कौन से हैं, तो मृदा में दो भाग होते हैं, तो ठोस पदार्थ और रुद्राकाश। ठोस पदार्थ में दो भाग होते हैं, खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। खनिज पदार्थ कितने होते हैं? 45% होते हैं। कार्बनिक पदार्थ 5% होते हैं। और रंध्रकाश की बात करें तो रंध्रकाश में 25% मृदा जल होता है, 25% मृदा वायु होती है। बार बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि खनिज पदार्थ का 95% भाग कौन सा, तो खनिज पदार्थ का ठोस पदार्थ का 95% भाग कौन सा, तो ठोस पदार्थ का 95% भाग खनिज पदार्थ होता है। मृदा से बनने वाले सभी क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं। और जो जेड आईसीआर बीओजी और एक आती है सुपरवाइजर अगर इनमें से अलग बाहर क्वेश्चन आएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैंने जो लेवल बनाया है अगर उससे बाहर आता है तो आता ही है। फिर तो अगला क्वेश्चन आता है, कितने नंबर हो गए थे? 17 नंबर क्वेश्चन, 16 18 नंबर क्वेश्चन आता है कि केओलिनाइट की प्रकृति कैसी होती है और किस प्रकार का होता है? किस प्रकार का आता है? ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन एक क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन है। कौन कौन से हैं कि केओलिनाइट की प्रकृति कौन सी होती है कि विस्तारण के आधार पर बात करें तो केओलिनाइट अविस्तारित प्रकृति का होता है। और किस प्रकार का होता है, तो 1:1 टाइप का होता है। 1:1 टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक एल्यूमिना और एक सिलिका की परत पाई जाती है, इसलिए इसे 1:1 टाइप कहते हैं। तो इसकी प्रकृति अविस्तारित और 1:1 इसे टाइप का होता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक सिलिका और एक एल्यूमिना की परत इसमें पाई जाती है। बात करें कि केओलिनाइट जो है किस तत्व का स्थिरीकरण करने में सहायक होता है, तो केओलिनाइट किस तत्व का स्थिरीकरण करता है, तो केओलिनाइट फास्फोरस तत्व का स्थिरीकरण करता है। फास्फोरस तत्व का स्थिरीकरण करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि मोंटमोरिलोनाइट की प्रकृति और वो किस प्रकार का होता है? मोंटमोरिलो नाइट की प्रकृति और किस प्रकार का होता है? तो बात करी हमने कि केओलिनाइट की प्रकृति, तो केओलिनाइट की प्रकृति विस्तारण के आधार पर अविस्तारित मानी जाती है और 1:1 टाइप का माना जाता है।
अब बात करें मोंट मोरेलानाइट की प्रकृति, तो मोंट मोरेलानाइट की प्रकृति विस्तारण के आधार पर हम बात करें तो मोंट मोरेलानाइट विस्तारित होता है और उसे 2:1 टाइप भी कहते हैं या 1:2 टाइप भी कहते हैं। क्योंकि इसे ये क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें या तो 2 एल्यूमिना की परत और 1 सिलिका की परत या 2 सिलिका की परत और 1 एल्यूमिना की परत पाई जाती है। विस्तारित प्रकृति और 2 टाइप या टाइप कहते हैं, 1:2 टाइप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता, ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है? तो ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता हम बात करें तो 150 से 300 सेंटीमोल प्रति केजी होती है, या औसत की बात करें, अगर औसत की बात करें तो 200 सेंटीमोल प्रति केजी होती है। क्वेश्चन नंबर बात ह्यूमस की बात करते हैं कि ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस है किसी भी कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से, कोई भी कार्बनिक पदार्थ पूरा सड़ गल जाता है, उसके बावजूद भी जो काले रंग का पदार्थ बचा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आता है कि ह्यूमस में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना आता है? कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है? तो ह्यूमस में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 10:1 होता है। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें देखो कोई समझाने की बात नहीं है, समझाने देखा होगी, मैं वहां पर समझा दूंगा। और बात करें सीए और कार्बन नाइट्रोजन अनुपात किसे कहते हैं, तो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात किसे कहते हैं? मृदा में पाए जाने वाले कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात ही क्या कहलाता है? CN अनुपात कहलाता है। और कोई इसमें बताने वाली बात नहीं है, जो भी बात है मैं वो आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 23 आता है कि भूमि की सतह पर कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज पाया जाता है। तो भूमि की सतह पर बात करें तो भूमि की सतह पर फेल्सपार। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मृदा में सर्वाधिक कौन सा खनिज पाया जाता है? मृदा में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है? तो वह होगा क्वार्ट्ज। मृदा में पाया जाता है। और बात करें फेल्सपार की, तो फेल्सपार भूमि की सतह पर सर्वाधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भूमि की सतह पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो भूमि की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? सर्वाधिक ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन भूमि के सतह पर सर्वाधिक तत्व पाया जाता है। बात करें एक बार फिर से कि केओलाइट की प्रकृति एवं वह किस प्रकार का होता है। तो केओलाइट की प्रकृति किसके आधार पर? विस्तारण के आधार पर, विस्तारण के आधार पर। एक बात और बता दो कि केओलाइट में एक अनुपात में क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक सिलिका और एक एल्यूमिना की परत पाई जाती है। बार बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है कि एल्यूमिना और सिलिका किस तत्व के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं? तो उसका आंसर होगा हाइड्रोजन प्लस के द्वारा ये आपस में जुड़ी रहती है। तो केओलाइट की प्रकृति विस्तारण के आधार पर अविस्तारित प्रकृति, और इसका प्रकार कौन सा? तो इसका प्रकार है 1:1 टाइप से कहते हैं। वो क्यों कहते हैं वो आपको मैंने बता दिया, 2-3 बार बता दिया कि इसमें एक सिलिका और एक एल्यूमिना की परत पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि केओलाइट तत्व किस तत्व का स्थिरीकरण करता है? तो केओलाइट फॉस्फोरस तत्व का स्थिरीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मोंटमोरियनाइट की प्रकृति किस प्रकार का होता है? तो मोंटमोरियनाइट की भी प्रकृति विस्तारण के आधार पर हम बात करें तो मोंटमोरियनाइट की प्रकृति विस्तारित होती है, और इसे 1:2 या 2:1 टाइप भी कहते हैं, क्योंकि इसमें या तो 2 एल्यूमिना की परत और 1 सिलिका की परत, या 2 सिलिका की परत या 1 एल्यूमिना की परत पाई जाती है। वो भी आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं? तो वह हाइड्रोजन बंध के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, या हाइड्रोजन आयन के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, हम ये कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता कितनी है? तो ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता अगर हम बात करें नॉर्मली की, तो नॉर्मली में 150 से 300 सेंटीमोल प्रति केजी ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता होती है। और बात करें औसत की, तो औसत 200 होती है, और औसत ही आपको ऑप्शन में मिलेगा, ये 150 से 300 नहीं मिलेगा। बात करें ह्यूमस में कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है? तो ह्यूमस में कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात 10:1 होता है। मैंने बताया कि कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात क्या होता है। मृदा में पाए जाने वाले कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात ही कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि भूमि की सतह पर सर्वाधिक कौन सा खनिज पाया जाता है? तो भूमि की सतह पर तो फेल्स पाया जाता है, और अगर बात करें मृदा के अंदर, तो मृदा के अंदर क्वार्ट्ज पाया जाता है। ये क्वेश्चन दोनों ही कंफ्यूजन वाले हैं, इसलिए मैंने आपको एक साथ बताया है। अलग अलग अगर बताता तो आपको कंफ्यूजन कर सकता। भूमि की सतह पर कौन सा पाया जाता है? फेल्सपार। और मृदा के अंदर बात करें तो सर्वाधिक क्वार्ट्ज खनिज पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भूमि की सतह पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो भूमि की सतह पर सर्वाधिक ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम विघटन किस खनिज का होता है? सबसे कम विघटन किस खनिज का होता है? सबसे कम विघटन की बात करें तो सबसे कम विघटन क्वार्ट्ज जो खनिज होता है उसका सबसे कम विघटन होता है। और सबसे अधिक की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 कि सबसे अधिक विघटन किस खनिज का आता था? वो कौन सा है? डोलोमाइट। डोलोमाइट खनिज का सबसे अधिक विघटन होता है, और सबसे कम विघटन किस खनिज का होता है? तो वो खनिज कौन सा है? क्वार्ट्ज खनिज।
तो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कौन सा है कि सबसे अधिक रंध्रावकाश कौन सी मृदा में पाए जाते हैं? सबसे अधिक रंध्रावकाश किस मृदा में होते हैं? तो सबसे अधिक रंध्रावकाश कौन सी मृदा में होते हैं? तो उसका आंसर क्या होगा? कले मृदा में। आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि मृत्तिका, कले, बालू, दोमट। तो उसका आंसर क्या होगा? कले। अब बात करते हैं कि मृदा में वायु संगठन। तो मृदा में नाइट्रोजन कितनी होगी? तो अगर मृदा में नाइट्रोजन की बात करें तो मृदा में नाइट्रोजन होता है 78.08%। और बात करें वायुमंडल की तो लगभग 79% जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। मृदा में O2, तो मृदा में O2 पाई जाती है 20.03% पाई जाती है। और वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में लगभग 21% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, मृदा में CO2, तो मृदा में CO2 पाई जाती है 0.3%। और बात करें वायुमंडल की तो वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, मृदा में आर्गन गैस कितनी पाई जाती है? तो मृदा में आर्गन गैस 0.93% पाई जाती है। ये वायुमंडल का और मृदा का वायु संगठन हो गया है कि मृदा में नाइट्रोजन की बात करें तो मृदा में नाइट्रोजन 78.08% नाइट्रोजन पाई जाती है। और वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में लगभग 79% नाइट्रोजन पाई जाती है। और मृदा में ऑक्सीजन की बात करें तो मृदा में ऑक्सीजन 20.3%। और वायुमंडल में बात करें तो लगभग 21%। और मृदा में मृदा में CO2 की बात करें तो मृदा में CO2 0.3%। और वायुमंडल में बात करें तो CO2 0.03% ऑक्सीजन CO2 पाई जाती है। मृदा में ऑर्गन गैस कितनी पाई जाती है? तो मृदा में ऑर्गन गैस 0.93% पाई जाती है। अब आता है मृदा परिच्छेदिका, मृदा संस्तर। मृदा परिच्छेदिका क्या होता है? मैं साथ साथ ये भी बताऊंगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि क्वेश्चन नहीं आ सकता कि मृदा परिच्छेदिका क्या है, ये कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। लेकिन मैं आपको साथ ही परिभाषा बताता रहूंगा कि इससे मृदा परिच्छेदिका क्या होती है। तो मृदा परिच्छेदिका क्या है कि मृदा के ऊपर या भूमि के ऊपर ऊर्ध्वाधर काट लगाने पर मृदा में संस्तर दिखाई देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मृदा संस्त्र को मृदा संस्त्र कहते हैं। और उस क्रिया या उस घटना को क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन बनता है कि सामान्य मृदा में कौन कौन से संस्त्र पाए जाते हैं? सामान्य मृदा में कौन कौन से संस्तर पाए जाते हैं? तो सामान्य मृदा में संस्तरों की बात करें तो सामान्य मृदा में
ए संस्तर, बी संस्तर और सी संस्तर, ये 3 संस्तर सामान्य मर्दा में पाए जाते हैं। अगर सामान्य मर्दा में कौन कौन से संस्तर पाए जाते हैं तो ए संस्तर, बी संस्तर और सी संस्तर सामान्य मर्दा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि वनों वाली भूमि में कौन कौन से संस्तर पाए जाते हैं? कौन कौन से संस्तर पाए जाते हैं? तो वन वाली भूमि में 4 संस्तर पाए जाते हैं। ओ संस्तर, ए संस्तर, बी संस्तर और सी संस्तर। ओ, ए, बी और सी संस्तर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निक्षेपित संस्तर किसे कहते हैं? निक्षेपित संस्तर कौन सा संस्तर होता है? तो निक्षेपित संस्तर कौन सा होता है? बी संस्तर निक्षेपित होता है। बी संस्तर। अब मैं बता देता हूं आपको कि बी संस्तर को निक्षेपित संस्तर क्यों कहते हैं। पहले एक क्वेश्चन और होता है, निक्षालित संस्तर कौन सा संस्तर होता है? तो निक्षालित संस्तर कौन सा संस्तर होता है? ए संस्तर। अब मैं बात करता हूं कि निक्षालित संस्तर और इन्हें निक्षेपित संस्तर क्यों कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निक्षालित संस्तर। निक्षालित संस्तर ए संस्तर को क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भूमि के ऊपर लवण जमा हो जाते हैं। लवण जमा होने के बाद अगर उनमें हम पानी भरते हैं, जमीन पर, भूमि पर पानी भरते हैं, तो लवण जो है नीचे रिस कर बी संस्तर में चले जाता है। तो लवणों का निक्षालन होने के कारण संस्तर ए को निक्षालित संस्तर और संस्तर बी को निक्षेपित संस्तर क्यों कहते हैं? कि ए संस्तर से आए हुए लवण बी संस्तर में जम जाते हैं या उनका जमाव हो जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? निक्षेपित संस्तर। बात करें कि मृदा का ऊपरी संस्तर कौन सा है। क्वेश्चन हो जाता है, बार बार पूछ लिया जाता है। मृदा का ऊपरी संस्तर, तो मृदा का ऊपरी संस्तर कौन सा है? ए संस्तर। ए संस्तर मृदा का ऊपरी संस्तर होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि निक्षालित संस्तर क्या है, एक बार फिर से, कि किसी भी भूमि की सतह पर लवण जमा हो जाते हैं। लवण जमा होने पर हम जमीन पर या भूमि पर पानी भर देते हैं। पानी भरने से लवण रिस कर बी संस्तर में आ जाते हैं और बी संस्तर में आकर जम जाते हैं। तो उस जमने की क्रिया को क्या कहते हैं? निक्षेपण। और निक्षालन होने की क्रिया क्या कहते हैं? निक्षालित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? निक्षालन कहते हैं। इसलिए ए संस्तर से निक्षालन होता है, इसलिए उसे निक्षालित संस्तर कहते हैं। और बी संस्तर में निक्षेपण होता है या जमाव होता है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? निक्षेपित संस्तर कहते हैं। बी संस्तर को हम अधो निक्षालित संस्तर भी कहते हैं या गतिहीन संस्तर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लवण गति नहीं करते हैं।
गतिहीन शस्त्र, और इसमें क्या शस्त्र को क्या कहते हैं कि लवण गतिशील शस्त्र। मर्दा का ऊपरी शस्त्र भी कौन सा है? मर्दा का ऊपरी शस्त्र, ये शस्त्र, एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि सबसे अधिक रंध्रावकाश किस मर्दा में होते हैं? तो सबसे अधिक रंध्रावकाश कल्ले मर्दा में होते हैं। बात करें अगला क्वेश्चन कि मर्दा में नाइट्रोजन कितनी होती है? तो मर्दा में नाइट्रोजन 78.08%, और बात करें वायुमंडल में तो 79%, और बात करें मर्दा में ऑक्सीजन की तो मर्दा में ऑक्सीजन 20.3%, और बात करें वायुमंडल की तो लगभग या तो 20.8%, और या हम कह सकते हैं कि लगभग 21%। अगर 20.8% आप में ऑप्शन दिया हुआ है तो वो ये आंसर सही होगा। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की मर्दा में CO2 कितनी होती है? तो मर्दा में CO2 होती है 0.3%, और वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में CO2 होती है 0.03% CO2 होती है। मर्दा में आर्गन गैस कितनी होती है? तो मर्दा में आर्गन गैस होती है 0.93% आर्गन होती है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य मर्दा में कौन कौन से संयंत्र होते हैं? सामान्य मर्दा में ए संयंत्र, बी संयंत्र और सी संयंत्र होते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है, सॉरी अगला क्वेश्चन है वनों वाली भूमि में कौन कौन से संयंत्र पाए जाते हैं? तो वनों वाली भूमि में ओ, ए और बी और सी संयंत्र पाए जाते हैं। निक्षेपित संयंत्र कौन सा संयंत्र होता है? तो निक्षेपित संयंत्र बी संयंत्र होता है, क्योंकि इसमें लवणों का जमाव हो जाता है, इसलिए इन्हें लवण गतिहीन संयंत्र भी कहते हैं। और निक्षालित संयंत्र कौन सा संयंत्र होता है? तो निक्षालित संयंत्र ए संयंत्र होता है। इसे निक्षालित संयंत्र क्यों कहते हैं? तो इसे निक्षालित संयंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लवणों का रिसाव या लवणों का निक्षालन होता है, इसलिए इसे निक्षालित संयंत्र भी कहते हैं या लवण गतिशील संयंत्र भी कहते हैं। और मर्दा का ऊपरी संयंत्र भी किस संयंत्र को कहते हैं? तो मर्दा का ऊपरी संयंत्र भी ए संयंत्र को कहते हैं। अब आपके पास मैंने बताया कि सामान्य मर्दा में कौन कौन से संयंत्र पाए जाते हैं, तो ए और बी और सी। आपके पास क्वेश्चन आ गया, किसी भी तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, और उसमें आंसर जो आपको है वो आपके हिसाब से लेना होगा। करेक्ट आंसर जो मैं बता देता हूँ आपके पास किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि सामान्य मर्दा में कौन सा संयंत्र नहीं पाया जाता है? निम्न में से सामान्य मर्दा में कौन सा संयंत्र नहीं पाया जाता है? आपको ऑप्शन दे दे ए, बी, सी और आर या ओ दे दे, तो उसका आंसर क्या होगा? अगर आर होगा तो उसका आर होगा, और अगर ओ होगा तो उसका आंसर ओ होगा, और तीनों ए और बी संयंत्र सही माने जाते हैं। अब वनों वाले, एक बार ये क्वेश्चन भी, वनों वाली भूमि में कौन सा संयंत्र नहीं पाया जाता? और आपको ऑप्शन दे दे, अगर आपको ओ न देकर इसकी जगह आर संयंत्र या रोक्स संयंत्र दे दे, तो वहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? आर संयंत्र। क्वेश्चन नंबर हमारे मर्दा वाले चैप्टर से क्वेश्चन 37 हो सके हैं। लगभग क्वेश्चन मैंने बनाए हैं वो आने वाले क्वेश्चन ही बनाए हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। छूटा होगा तो अगर हम कभी भी कोई प्रश्नोत्तरी करेंगे तो उस प्रश्नोत्तरी में आपको ये क्वेश्चन जो भी अब नहीं आया है वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 100%।
अब हम और आगे बढ़ते हैं कि और कौन कौन से मड्डा में क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? चट्टानों के प्रकार। चट्टानों प्रकार आपके पास क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन आ सकता है कि चट्टानों के प्रकार कौन कौन से हैं आपके पास। तो उसका आंसर क्या होगा? पहला आग्नेय, दूसरा अवसादी और तीसरा कायांतरित, या इसे क्या कहते हैं? परतदार। परतदार चट्टान भी कहते हैं। आपके पास ऑप्शन आ सकता है, सॉरी क्वेश्चन आ सकता है कि चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं, या कौन कौन से होते हैं। तीनों दे दिए, लास्ट में उपयुक्त सभी आ गया, और तो उसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान के प्रकार। आग्नेय चट्टान दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? अम्लीय, दूसरी क्षारीय। अम्लीय चट्टान, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि आपको क्या होता है। अम्लीय चट्टान कौन सी होती है? तो अम्लीय चट्टान में जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक, उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्लीय चट्टान। जिसका उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट। बात करें क्षारीय चट्टान, तो क्षारीय चट्टान कौन सी होती है? जिनमें सिलिका की मात्रा कम होती है। सिलिका की मात्रा कम, और उसका उदाहरण है बेसाल्ट। चट्टानों के प्रकार: आग्नेय, अवसादीय, परतदार या कायांतरित चट्टानें। और आग्नेय चट्टान के प्रकार अम्लीय और क्षारीय। अम्लीय चट्टानें किसे कहते हैं? जिनमें सिलिका की मात्रा सबसे अधिक होती है, उन्हें जिनमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, उन्हें लगभग 55 से 65% होती है, उन्हें क्या कहते हैं? अम्लीय चट्टान। और जिनमें 35 से 45% होती है, उन्हें क्या कहते हैं? क्षारीय चट्टान कहते हैं। अम्लीय चट्टान का उदाहरण ग्रेनाइट है, और क्षारीय चट्टान का उदाहरण क्या है? बेसाल्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला 42 के परतदार या अवसादी चट्टान के उदाहरण। तो परतदार या अवसादी चट्टान के उदाहरण कौन कौन से हैं? बालू पत्थर और चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 43, मूल चट्टान कौन सी है? मूल चट्टान या प्राथमिक चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान। इस चैप्टर या इस टॉपिक में, या आपके 3 या 4 जो 12वीं 11वीं के 3-4 टॉपिक है, वो पूरे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44, एक बात और बताता हूँ कि मूल चट्टान आग्नेय चट्टान को क्यों कहते हैं? क्योंकि मूल चट्टान या आग्नेय चट्टानों से ही अवसादी और कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें मूल चट्टान कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम पेट्रोलियम पदार्थ एवं जीवाश्म कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? तो वो कौन सी है? परतदार चट्टान। परतदार चट्टान। क्वेश्चन नंबर 45 कि सबसे कठोर चट्टान कौन सी है? तो सबसे कठोर चट्टान कौन सी है? कायांतरित। कायांतरित या हम किसे कहते हैं? रूपांतरित। रूपांतरित चट्टान सबसे कठोर चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 46 की कायांतरित चट्टानों के उदाहरण। तो कायांतरित चट्टानों के उदाहरण संगमरमर, संगमरमर कायांतरित चट्टान का ही एक उदाहरण है। एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि रिगोलिथ क्या है। रिगोलिथ A+B+C सहस्त्र का संयुक्त रूप। 16 में क्या है? A+B का संयुक्त रूप है। ये दोनों क्वेश्चन भी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है। ए सहस्त्र को हम क्या कहते हैं? एल्यूवियल सहस्त्र। और बी सहस्त्र को क्या कहते हैं? इल्यूवियल सहस्त्र। अगला क्वेश्चन है चट्टानों के प्रकार कौन कौन से हैं? चट्टानों के प्रकार तीन प्रकार हैं। आग्नेय, अवसादी या परतदार चट्टानें या कायांतरित। तीसरी है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। अगला क्वेश्चन है आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की होती है? तो मैं बताता हूँ कि आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अम्लीय और क्षारीय। अम्लीय चट्टान कौन सी होती हैं? जिनमें सिलिका की मात्रा लगभग 55 से 65% होती है, उन्हें अम्लीय आग्नेय चट्टानें कहते हैं। जिसका उदाहरण एक है ग्रेनाइट। और क्षारीय चट्टान कौन सी होती है? जिनमें सिलिका की मात्रा लगभग 35 से 45% या 45% जिसमें सिलिका की मात्रा होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षारीय चट्टान कहते हैं। जिसका उदाहरण बेसाल्ट माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि परतदार या अवसादी चट्टानों के उदाहरण। तो परतदार और अवसादी चट्टान कौन कौन सी हैं? बालू पत्थर या चूना पत्थर परतदार या अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की मूल चट्टान या प्राथमिक चट्टान कौन सी होती है? आपके पास ऑप्शन दे देगा अगला आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान और कायांतरित चट्टान। तो उसका आंसर क्या होगा? आग्नेय चट्टान मूल चट्टान या प्राथमिक चट्टान ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि आग्नेय चट्टान से ही दाब, हवा, वायु के कारण ही अवसादी या कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। इसलिए इसे प्राथमिक चट्टान या मूल चट्टान के नाम से जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम पदार्थ और जीवाश्म पदार्थ कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? तो पेट्रोलियम पदार्थ और जीवाश्म पदार्थ परतदार चट्टान या अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे कठोर चट्टान कौन सी? तो सबसे कठोर चट्टान है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान के उदाहरण। तो कायांतरित चट्टानों का उदाहरण, एक मुख्य उदाहरण है संगमरमर, जो महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका कायांतरित चट्टानों का महत्वपूर्ण उदाहरण कौन सा है? संगमरमर।
जो प्रश्न कर रहे हैं वो सब के सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जेट आईसीआर बीएचयू सुपरवाइजर के लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 47, मर्दाक्षरण कितने प्रकार का होता है? मर्दाक्षरण के प्रकार। तो मर्दाक्षरण के प्रकार दो होते हैं, कौन कौन से? प्राकृतिक और दूसरा त्वरित या कृत्रिम। प्राकृतिक क्षरण कौन सा होता है? तो प्राकृतिक क्षरण वनस्पति से ढकी हुई मृदा का जल या वायु द्वारा परिवहन होना ही क्या कहलाता है? प्राकृतिक मृदा क्षरण। और कृत्रिम या त्वरित क्षरण किसे कहते हैं? कि मानव जिस क्षरण में मनुष्य का हाथ होता है या मनुष्य द्वारा या पशु के चरने या पशु के खुरों से जो मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है उसे हम क्या कहते हैं? त्वरित क्षरण या कृत्रिम क्षरण। क्वेश्चन नंबर 48 कि भारत में, शानदार क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष मर्दाक्षरण होता है। भारत में प्रतिवर्ष मर्दाक्षरण होता है तो लगभग 16 टन प्रति हेक्टेयर की दर से भारत में प्रतिवर्ष क्षरण होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक क्षरण के कारक। तो प्राकृतिक क्षरण की मैंने अभी पहली बार बताई, प्राकृतिक क्षरण क्या होता है? तो उसमें आपको मैंने बताया था कि जल और वायु द्वारा मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन। क्वेश्चन नंबर 50 त्वरित क्षरण के कारक। तो त्वरित क्षरण के कारक कौन कौन से हैं? मनुष्य और दूसरा पशु। ये कहां पर होता है? वनस्पति युक्त मृदा में, और ये वनस्पति विहीन मृदा में